पेड़ पर से उतरने के बाद मैं डरते हुए उस कुटी की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि मुझे सविता से नहीं उस काम पिशाचिनी से डर था जिसकी शक्लें मैं सविता में देखी थी। मैं डरते हुए आहिस्ता आहिस्ता चलकर उस कुटी के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजे के अंदर झांककर देखा तो सविता बेसुध होकर जमीन पर लेटी हुई थी। मैं सविता के पास पहुंचकर उसके नब्जों को चेक किया तो पता चला कि सविता भी जिंदा है और उसके नब्ज चल रहे हैं, लेकिन सविता बेहोशी के हालत में थी। मैं सविता को होश में लाने के लिए उपचार किए जा रहा था, लेकिन सविता होश में नहीं आ रही थी। सभी प्रकार के नुस्खे आजमा रहा था, लेकिन किसी भी नुस्खे का प्रभाव सविता पर नहीं हो रहा था। तभी मुझे याद आई कि जब मैं बेहोशी के हालत में बरगद के नीचे पड़ा था तो इसी लड़की ने अपने मुंह द्वारा वायु मेरे अंदर देकर मेरी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस उपचार को तो भगवान इंद्र गलत समझ बैठे थे। छोड़ो, नहीं करनी है वैसा उपचार, कुछ दूसरा उपाय करता हूँ। तभी मैं उस कुटी के छप्पर से थोड़ा सा खरपतवार लेकर उसे गोल आकृति में बनाकर सविता के दोनों पैरों के तलवे में रगड़ने लगा। कुछ देर इसी प्रकार रगड़ने के बाद सविता के दोनों पैर का तलवा गर्म होने लगा और सविता होश में आने लगी। सविता होश में आते ही बोली, सुरेश, तुम ये क्या कर रहे हो और मुझे इस जगह पर क्यों लेकर आए हो? सविता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरा दिमाग हिलने लगा। मेरे मस्तिष्क के अंदर कई नगाड़े बजने लगे। मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैं कुछ देर तक चुपचाप बैठा था और सविता बोली जा रही थी, सुरेश, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? अचानक मेरे मुंह से एक स्वर निकला, चाबी कहाँ है सविता? मुझे तुम जल्दी दो। मेरी बातों को सुनकर सविता बोली, किस चाबी की बात कर रहे हो तुम? और तुम चाबी मुझसे क्यों मांग रहे हो? मेरे पास वो चाबी रहेगी तब ना मैं तुझे दूंगी। उसी को ढूंढने तो हम दोनों इस जंगल में भटक रहे हैं। मैं तो तालाब में स्नान करने गई थी, अचानक मेरा पैर फिसला और मैं तालाब में गिर गई। उसके बाद तो हमें कुछ भी याद नहीं है। पहले तुम बताओ, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तुमने मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं किया? मैं सविता की बातों को चुपचाप सुन रहा था और मेरे क्रोध की अग्नि सविता को अपने आगोश में लेना चाह रही थी। अचानक मेरा दोनों हाथ अपने आप सविता के गर्दन को जाकर पकड़ लिया और मेरे मुंह से निकलने लगा, देख पिशाचिनी, बहुत हो गया तेरी नौटंकी। मैं तुझे अभी इसी वक्त तेरा गला दबा दूंगा और तुझे ऐसी तृप्ति दूंगा कि तू 7 जन्मों तक तृप्त होने की बात नहीं करेगी। मैं तुझे इसी कुटी में जिंदा गाड़ दूंगा। अगर अपनी सलामती चाहती है तो जल्दी से बता, चाबी कहाँ छुपाई है तू? मैं बहुत गुस्से में इन बातों को बोले जा रहा था। तभी सविता बोली, तुम पागल हो गए हो? अगर तुम्हें जान से मारनी है तो मार डालो हमें, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास किसी भी चाबी की जानकारी नहीं है। धीरे धीरे मैं सविता के गर्दन को छोड़ते हुए बोला, सविता, तुम याद करने की कोशिश करो। अभी कुछ देर पहले ही तुम बोल रही थी कि तुमने उस चाबी को उस नाग से लेकर कहीं छुपाई है। सविता बोली, अब ये नाग कहाँ से आ गया बीच में? मैं फिर गुस्से में बोला, वही नाग जो तुम्हारा सब कुछ लूट रहा था और तुम सिसक सिसक कर सब कुछ लुटा रही थी। सविता बोली, कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं बोला, अरे पागल लड़की, वो नाग तृप्त करके चला गया तुमको, तुम्हारी जान जाने वाली थी, हम ही ने बचाया है तुमको उस नाग से। मेरी बातों को सुनकर सविता के आंखों में आंसू निकलने लगे। उसकी आंसुओं को देखकर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सविता को उस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसे कुछ भी पता नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ है। मैं सविता को एक एक करके उस घटना की सारी बातों से अवगत करा दिया और बोला, सविता, अब हम लोगों को इस स्थान को छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस स्थान को नाग ने अपनी निगाहों में बसा लिया है। वो कभी भी यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए पहुँच सकता है। इतने में सविता बोली, तुम क्या बोल रहे थे? चाबी मेरे कब्जे में है और मैं उस चाबी को कहीं छुपा दिया हूँ। मैं बोला, हाँ सविता, हाँ, तुम बोल रही थी कि तुमने उस चाबी को कहीं छुपा दिया है। याद करो सविता, अगर तुम याद करोगी तो वो चाबी जरूर मिल जाएगी। इतने में सविता मुझ पर भड़क गई और बोली, याद करो लगा रखा है। जब कुछ याद ही नहीं आ रहा तो याद कैसे करूं? पागल जैसा बकना बंद करो सुरेश और चलो मेरे साथ। इतना बोलकर सविता जमीन पर से उठना चाही, लेकिन सविता को उठने में कुछ परेशानी हो रही थी। तभी मैं सविता को अपना एक हाथ सहारा देकर उठाकर खड़ा कर दिया। खड़ा होने के बाद सविता धीरे धीरे अपने दर्द पर काबू करते हुए कुटी से बाहर निकली और बोली,
मुझे तो कुछ भी याद नहीं है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, लेकिन तुम्हें तो याद होगा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, या तुम्हें भी कोई तृप्त करके चला गया। सविता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत जोर से गुस्सा आया और मैं उस गुस्से को काबू में करते हुए बोला, अपनी जुबान पर लगाम दो सविता। इस प्रकार का मजाक मेरे साथ करने का फिर कभी दुस्साहस मत करना। सविता बोली, सुनो मेरी बात, तुम जैसे जैसे इस जगह पर पहुंचे थे, वापस उसी रास्ते से हम लोग चाबी को ढूंढते हुए चलेंगे, क्योंकि तुम्हारे कथनानुसार मैं तुमसे बोली थी कि मैं उस चाबी को कहीं छुपाया है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मैं चाबी को इसी रास्ते में कहीं छुपाई हूँ। चलो ढूंढते हैं। मैं सविता के आगे आगे उसी रास्ते से वापस लौटने लगा और हम दोनों की निगाहें उस चाबी को बड़ी बेसब्री से ढूंढ रहा था। कुछ दूर उसी प्रकार चाबी को ढूंढते हुए हम लोग चले जा रहे थे। तभी सविता बोली, सुरेश, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। सामने एक कुआं भी दिखाई दे रहा है, क्यों ना हम लोग उस कुएं की पानी को पीकर आगे बढ़ें। मैं सविता को सहमति देते हुए बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी। हम दोनों उस कुएं के पास पहुंच गए। उस कुएं के पास पहुंचते ही हम लोग कुएं से पानी निकालने के लिए रस्सी और बर्तन ढूंढने लगे, क्योंकि हम लोग के पास कुएं से पानी निकालने के लिए कोई भी जुगाड़ नहीं था। सविता थकी हुई उसी कुएं के पास बैठ गई और मैं कुएं से पानी निकालने के लिए तरह तरह के पैतरे आजमा रहा था। घास की रस्सी और ताड़ के पेड़ का बर्तन बनाकर रस्सी में उस बर्तन को बांधकर कुएं के अंदर डालते जा रहा था और कुएं की पानी को झांककर देख रहा था। तभी अचानक किसी ने मेरे दोनों पैरों को पकड़कर पीछे से उठाकर कुएं में धकेल दिया। उस वक्त मेरे पास कुछ भी सोचने, समझने और बोलने का मौका नहीं था। मेरी आंखें बंद हो चुकी थी। कुएं में गिरने के बाद पानी को चीरते हुए मैं उसकी गहराइयों में तेजी से समाया जा रहा था और मैं वो धरती मिलने का इंतजार कर रहा था जिसमें टकराकर पानी के ऊपरी सतह तक पहुंचता। लेकिन उस कुएं की गहराई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरी सांसें फूल रही थी। पानी अत्यधिक ठंडा होने के कारण मेरे नसों का रक्त बर्फ में तब्दील हो चुका था। कुछ देर के बाद अचानक मेरा सिर पानी के सतह से अपने आप बाहर निकल गया। सिर को बाहर निकलते ही मैं अपनी आंख बंद किए कुछ देर तक चैन की सांस लेता रहा। भरपूर सांस लेने के बाद जब मैं अपनी आंख खोला तो वहां के नज़ारे को देखकर मेरा दिल और दिमाग कराहने लगा। मैं अपनी आंखों के सामने वाली दृश्य को देखकर तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया, क्योंकि उस जगह पर बहुत सारी लड़कियों का बोलबाला था। एक भी पुरुष उन लोगों के बीच दिखाई नहीं दे रहा था और सभी लड़कियां अपना अपना जोड़ी बनाकर अपनी जोड़ी के साथ अश्लील हरकत करने में मशगूल थे। तभी मैं बोला, ये मैं कहाँ आ गया? सविता, तुम कहाँ हो? मैं तो तुम्हारे लिए ही कुएं से पानी निकाल रहा था, लेकिन तुमने मुझे धक्का देकर कुएं में क्यों गिरा दिया? अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतने में एक स्त्री की आवाज़ मेरे कानों तक आई। स्त्री बोली, कोई भी सविता बबीता नहीं आने वाली यहाँ, पहले तुम इस पानी से बाहर निकलो। मैं उस स्त्री की बातों को सुनकर अपनी आंखों खोलकर शर्म के मारे लज्जित होते हुए पानी से बाहर निकला और वहीं पर लगा एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे बैठते ही एक लड़की ने एक तौलिया और कुछ नए कपड़े लाकर दिया। मैं तौलिए से अपना सिर को पोंछते हुए उस लड़की से बोला, तुम लोग कौन हो और मैं इस जगह पर कैसे पहुंच गया? तभी वो लड़की तेज गति में बोली, अभी तुम सिर्फ ये जानो कि तुम काम पिशाचनी के महफिल में हो। यहाँ पर जितनी भी स्त्रियाँ तुम्हें दिखाई दे रही है वो सब के सब काम पिशाचिनी है। उस लड़की की बातें मुझे शुतुरमुर्ग बनाकर रख दिया और मैं सोचने लगा कि काम पिशाचिनी के महफिल में आखिर मेरा क्या काम।